पार्टी में आज काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं सर अभी तक का कार्यकाल? राजनीति में मेरा विद्यार्थी जीवन से ही झुकाव रहा। मैं 1967 के चुनाव में मुझे ध्यान है कि झंडा लेकर के हम जुलूस में निकला करते थे। मैं जब 11-12 वर्ष का होऊंगा, उसके बाद के तो सभी चुनाव में किसी न किसी रूप में मैंने भाग लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है वो 69 का चुनाव जिसमें श्री नित्यानंद स्वामी जी यहां से विधायक चुने गए थे। 67 के चुनाव में किस प्रकार से वो तराजू एक होने के कारण मास्टर रामस्वरूप जी जीत गए और ठाकुर यशपाल सिंह जीत गए, स्वामी जी हार गए कुछ वोटों से। जनसंघ का उस समय निशान होता था। फिर 71 के चुनाव में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तब भी, और कॉलेज में जाने के बाद विद्यार्थी जीवन में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। संघ का कार्यकर्ता तो मैं प्रारंभ से ही रहा। विभिन्न संगठनों में काम करने के बाद भी संघ के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में मेरा जीवन रहा है। और इमरजेंसी जब लगी उस समय मुझे भूमिगत आंदोलन में इमरजेंसी के खिलाफ कार्य करने का अवसर मिला। मुझे आज भी याद है कि मैं उस समय इरिगेशन विभाग में मेरी नौकरी लग गई थी, लेकिन भूमिगत आंदोलन में मैं सक्रिय था। तो जिस समय लोग लंच करने जाते थे मैं भूमिगत साहित्य का स्टेंसिल काटा करता था विभाग के अंदर ही, और वो सब साहित्य बनाना, फिर उसका प्रचार प्रसार करना, जो भी काम था भूमिगत आंदोलन में वो सब किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जो किताब इमरजेंसी के बाद छपी, तानाशाही को चुनौती भाग 2, उसमें भी एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे नाम का उल्लेख है। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 77 का जो सब दलों का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ हुआ, जनता पार्टी जिसमें जीत कर आई, वहां से मैंने चुनावी सभाओं में भाषण देना मेरा प्रारंभ हुआ। फिर मेरी बैंक में नौकरी लग गई। तो बैंक में नौकरी के बाद मैं भारतीय मजदूर संघ के महानगर के महामंत्री, जिले के महामंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बैंक की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, एनओबीडब्ल्यू का स्टेट सेक्रेटरी, ये सब काम, और संघ के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न आंदोलन या विभिन्न जो काम चले, जैसे श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो उसमें शिला पूजन कार्यक्रम का मैं संयोजक रहा। स्वदेशी जागरण मंच का जिस समय 90 के दशक में बड़ा आंदोलन चला, उसमें भी संघ के कार्यकर्ता के रूप में मेरी भागीदारी रही। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 2001 में, क्योंकि बार बार चुनाव में मेरा नाम विधायक के टिकट के लिए आता था, मेरा भी ये मानना था कि चुनाव में अगर जाना है तो फिर पूर्णतः चुनाव में राजनीति में जाना चाहिए। 2001 में प्रमुख लोगों ने, संगठन के जो मार्गदर्शक थे, उन्होंने भी उस समय एक प्रस्ताव रखा कि अगर आपकी चूंकि रुचि है और उस प्रकार का काम, क्योंकि 80 के बाद से समन्वयक का काम राजनीति के चुनाव के समय भी मैं देखता रहा। खंडूरी जी के तीनों चुनाव में रहा, और उसमें भी तो जो एक किस्म से हमारे, जिनसे हम प्रेरणा लेकर चलते थे, मार्गदर्शक थे, वो डॉक्टर नित्यानंद जी थे, श्री दयाचंद जैन जी थे, और भी नाम अनेक हैं, श्री जितेंद्र गोयल जी थे। तो उन सबका एक, मैं उसको प्रस्ताव कहूं, आदेश कहूं, क्या हूं, कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। तो उस समय मैंने 2001 में बैंक से वीआरएस लिया। वीआरएस लेके मैं पूर्णकालिक राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में मैंने पदार्पण किया। प्रारंभ में मुझे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, और प्रदेश की कार्यसमिति का मैं विशेष आमंत्रित सदस्य बना। इसके बाद का घटनाक्रम आपके सबके सामने है कि 2002 में श्री नित्यानंद स्वामी जी के चुनाव का मैं संयोजक रहा। दुर्भाग्य से वो चुनाव
कि मात्र 800 वोट से हार गए। उसके बाद मुझे 4 नवंबर 2002 को प्रदेश के महामंत्री संगठन का दायित्व मिला, जो पूरे 7 वर्ष 2009 तक, पूरा 4 नवंबर 2009 तक मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया। 2007 में हम सरकार में आए। फिर 4 नवंबर 2009 को मुझे उस दायित्व से मुक्त करके आवास विकास परिषद का अध्यक्ष ऐसी जिम्मेदारी मिली, मैंने उसका निर्वहन किया। 2012 में प्रदेश के महामंत्री का दायित्व मुझे मिला और 2002 से 2012 तक 10 वर्षों तक राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य के रूप में भी मुझे सीखने का अवसर मिला, सभी राष्ट्र के नेताओं से मिलने का 10 वर्षों तक। 12 में फिर मैं प्रदेश का महामंत्री बना। वो विभिन्न प्रकार की घटनाएं, कांग्रेस संगठन ने मुझे आदेश दिया, मैंने राज्यसभा का नामांकन भरा, फिर वापस लिया, वो अलग विषय है, उस विषय में नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2012 से और 2019 तक मैं पूरे 7 वर्ष प्रदेश का महामंत्री रहा, अर्थात 2002 से लेकर 2019 तक मुझे प्रदेश के सभी अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर मिला। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय भुवनचंद खंडूरी जी, बच्चे सिंह रावत जी, ये सब मेरे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। इनसे मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है और उसको राजनीतिक क्षेत्र में करने का काम भी किया है। 2019 में मैं फिर 2018 में ही महामंत्री रहते हुए प्रदेश के 20 पॉइंट प्रोग्राम के वाइस चेयरमैन का कैबिनेट रैंक के साथ मुझे दायित्व मिला, जो मैंने राज्यसभा का नामांकन अक्टूबर में किया है, शायद 26 अक्टूबर को किया है। तो उससे पहले तक मैं वाइस चेयरमैन रहा 20 पॉइंट प्रोग्राम का, और उसके बाद पार्टी ने मुझे अवसर दिया राज्यसभा में जाने का। मैं आज राज्यसभा का सदस्य हूं और पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रुप का भी मैं लंबे समय से सदस्य हूं। सर, ये तो समय रहा आपका राजनीतिक पीरियड जो अभी तक आपने बताया, लेकिन जिस तरीके से आपने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी के लिए काम किया है, क्या वही प्यार आपका जो है मोदी जी ने देखा है और आपको सीधा राज्यसभा बुला लिया सर? अब वो तो चूंकि आकलन उन्होंने किया, मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन मैं कल भी एक साधारण कार्यकर्ता था, आज भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं और भविष्य में भी साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करता रहूंगा। लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लगातार विपक्ष जो है हंगामे का दौर जो है अभी तक सत्र में रहा है। यहां पर भी मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इन सब? देखिए, मुझे राज्यसभा के 2 सत्रों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि विपक्ष की असहयोग की मानसिकता के कारण, विपक्ष के मुद्दा विहीन होने के कारण, विपक्ष का चर्चाओं से भागने के कारण दोनों सत्रों में मेरे जैसे नए कार्यकर्ता को सीखने के लिए कुछ नहीं मिला। यहां तक कि 2 सत्रों में मेडन स्पीच करने का भी अवसर हमें नहीं मिला और केवल एक दूषित मानसिकता, जिस प्रकार से मैंने देखा कि राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में भी इस प्रकार की चीजें पढ़ने को मिली है, लेकिन जैसे हुए पर राज्यसभा में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि जिस प्रकार से नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परिचय तक कराने के लिए प्रधानमंत्री जी को विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, यही मानसिकता दर्शाती है कि जिन्होंने वर्षों तक देश को लूटने का काम किया, मैं आज इस बात को कह रहा हूं, उन्होंने वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक साधारण गरीबी चाय बेचने से ऊपर उठ करके आकर के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बन गया और हर गरीब के लिए काम करना, चाहे वो शौचालय के रूप में हो,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में हो, जनधन योजना के रूप में हो, 12 रुपए का सुरक्षा बीमा हो, 330 रुपए का अटल बीमा योजना हो, उज्ज्वला के 8 करोड़ गैस कनेक्शन हो, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत कैशलेस 5 लाख रुपए तक का इलाज हो, 18,000 गांव में 3.5 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाने का काम हो, हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हो। इस प्रकार से गरीबी को समाप्त करने के लिए जो निरंतर, पहली बार मैं देख रहा हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने 7 वर्ष में एक दिन भी छुट्टी लेने का काम नहीं किया, एक दिन भी, और जो देश के लिए 18-18, 20-20 घंटे काम करता है, और जो परिणाम नहीं, जो उसमें काम करते हैं। हमने देखा इसरो का मिशन फेल हुआ, वहां जाकर के उन वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाना, कोई उनका आलोचना नहीं, उनको और प्रोत्साहन देना कि कोई बात नहीं, काम करते करते असफलता भी होती है। इसी प्रकार अब ओलंपिक के खिलाड़ियों से जिस प्रकार से उन्होंने 1-to-1 बात की है, और जिस प्रकार से हारने वाली टीम को भी फोन करके स्वयं बात करके उनका प्रोत्साहन किया है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। चाहे खेल जगत हो, विज्ञान जगत हो, जिस प्रकार से पेंडेमिक में सबसे पहले 9 महीने के अंदर हमने 2-2 वैक्सीन दी है, आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 80 करोड़ लोगों को पहली लहर में भी 7 महीने तक, इस लहर में भी 7 महीने तक मुफ्त भोजन देना ताकि कोई भूख से न मरे। तो इस प्रकार का चिंतन, गरीबी को जिसने सहा है, वो कहते हैं जिसके पैर पड़ी न बीमाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। तो जिसने सहा है उसने करके दिखाया है, और कोई दुनिया में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, एक भी। पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर 7 साल के समय समय पर प्रयास किए, लेकिन वो झूठे साबित हुए। इस प्रकार का एक क्लियर क्रिस्टल नेतृत्व ये मोदी जी ने हिंदुस्तान को दिया है, भारत को दिया है, और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान किया है। राम जन्मभूमि का हम देख सकते हैं कितना शांतिपूर्ण समाधान हुआ। 370 जिसको कहते थे कि हटेगा तो देश के अंदर वहां कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा भी वहां पर फहर रहा है, आज पत्थर फेंकने वाले नहीं है। सीए, 3 तलाक, मुस्लिम बहनें इतनी पीड़ित होती थी, उनको एक किस्म से, यानी जितनी योजनाएं हैं सबके अंदर कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से, अपनी योजनाओं से प्रकट कर। एक योजना में कोई ये नहीं बता सकता कि आपने जिस प्रकार का आरोप लगाते, मुद्रा लोन दिया तो 70% मुस्लिम बहनों ने लिया, उज्ज्वला के कनेक्शन सबसे अधिक उधर हैं। यानी कोई भी योजना, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, केवल उसका एक ही वो है, गरीबी। कोई धार्मिक आधार पर, उपासना के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ऐसा नेतृत्व मिला है, और विपक्षी मानसिकता है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा, उनको लग नहीं रहा है कि कोई हमारे अलावा कैसे शासन कर सकता है। ये विडंबना है। इसके कारण से राज्यसभा में जो कुछ हुआ, किस प्रकार से केवल टीवी पर दिखने के लिए या लोगों को वो देने के लिए किस प्रकार से मेज पर चढ़कर चेयरमैन की कुर्सी पर रूल बुक फेंकी गई, प्रधानमंत्री जी को परिचय नहीं कराने दिया गया। आईटी मिनिस्टर जिस स्टेटमेंट की वो मांग कर रहे थे, वो स्टेटमेंट देने के लिए आए तो उनके हाथ से लेकर वो फाड़ दिया गया। इसका मतलब उनकी मांग झूठी थी, उनको लग रहा था शायद ये मांग पूरी नहीं होगी। जब ये मांग पूरी हो रही थी तो उन्होंने उसको करने नहीं दिया। तो इस प्रकार जो विपक्ष कर रहा है रोड़े अटकाने का काम, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा ने ओबीसी के आरक्षण का बिल पास किया और अन्य महत्वपूर्ण बिल पास किए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप पार्टी को किस तरीके से देखते हैं? बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री देंगे 300 यूनिट, और उधर कांग्रेस भी अगर कह रही है तो 2022 का लगता है चुनाव जो इस बार है, बिजली, पानी और यही समस्या। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड के लोग इस प्रकार के बहकावे में आएंगे? जिस उत्तराखंड में
22 लाख लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया है 15 महीने। हजारों हमने शौचालय फ्री में बनाकर दिए हैं। हजारों प्रधानमंत्री आवास फ्री में बनाकर दिए हैं। हजारों घरों में बिजली पहुंचाई है। और उत्तराखंड हमारे मुख्यमंत्री ने घोषित किया पूरे देश में ऐसा राज्य है जहां आय की कोई सीमा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को वर्ष भर में 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज। क्या उसकी तुलना 300 यूनिट बिजली से हो सकती है? ये कौन से उसकी बात कर रहे हैं? बहकाने का काम कर रहे हैं। हर 1 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन, हर घर में गुणवत्ता युक्त जल पहुंचाने के लिए ये हमारी सरकार कर रही है। जितने हमने फ्लाईओवर, नेशनल हाईवे बनाए हैं, आज भारतमाला योजना में, 4 धाम में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना, ऑल वेदर रोड, यानी 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं, जमरानी बांध पर काम चल रहा है। तो इतने विकास की चीजें और इतनी चीजें हमने जनता को, हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस एक सार्थकता के साथ हमने मुहैया कराई है। तो उसके बाद क्या 300 यूनिट बिजली के नारे में लोग बहक जाएंगे? ये संभव है क्या? ये जो स्वप्न में घूम रहे हैं ये उनके लिए अच्छा हो सकता है, पर यहां की जनता उनके साथ नहीं है, ना उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग करेगी। उनको चुनाव में अपनी औकात पता लग जाएगी। सरकार ने इतना कुछ किया है, आप भी देख रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो ऐसा क्या वजह रही कि जो 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और तीसरे मुख्यमंत्री इस समय पुष्कर सिंह धामी जी कमान संभाल रहे हैं? नहीं, हमने युवा मुख्यमंत्री दिया है और ये पार्टी का, अपना पार्टी बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रयास में बढ़ती है। और हमने किसी को कोई नाराजगी में, केंद्रीय नेतृत्व ने किसी मुख्यमंत्री को कोई अयोग्यता में, अक्षमता में, नाराजगी में ऐसा नहीं है। हम जनता को अच्छे से अच्छे परिणाम देना चाहते हैं और समन्वित प्रयास करना चाहते हैं। आगे की राजनीति के लिए हमने एक युवा चेहरा, एक फौजी परिवार का बेटा, ये हमने राजनीति को दिया है, जिसके घर से 5-5 लोग फौज में हैं, उसके पिताजी स्वयं फौज में रहे हैं। ऐसा एक कुशल नेतृत्व जो मैं जानता हूं। मेरे समय में तो वो प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे जब मैं संगठन मंत्री था, लेकिन मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है, परखा है। जिस प्रकार से वो अथक प्रयास करते हैं जनता को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, वैसे ही वो मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्णय लेंगे। 2022 से पहले क्या सौगात ला रहे हैं सर प्रदेश के लिए? आप क्या रणनीति जो है तैयार की जा रही है जो आम नागरिक को यहां पर फायदा मिले आने वाले उस समय? देखिए, जब आप रणनीति की बात करते हैं तो रणनीति बताई नहीं जाती, रणनीति दिखाई पड़ती है, तो वो आपको दिखाई देगी। 2022 के चुनाव को, 2022 का चुनाव हम 2017 से भी अधिक सीटें लेकर जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है, जनता के हित में काम किया है, जनता का हमको निरंतर जन आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि 2022 के बाद जितने चुनाव हुए, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सहकारिता के हों, सब हमने जीते हैं। ये जनता का निरंतर आशीर्वाद है। 2019 में लोकसभा की हमने 5 सीटें जीती हैं। ये जनता का हमको आशीर्वाद है, हमारे कार्य को सर्टिफिकेट है। तो उस आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं का समन्वित प्रयास, केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री जी के अथक जनता के बीच में जाना, युवा मुख्यमंत्री होना और हमारे सारे कार्यों में पारदर्शिता होना, ईमानदारी के साथ सेवा से संगठन, जो हमने कहा है, हम सरकार में भी सेवा का ही काम करते हैं। ये अहंकार नहीं होता कि हम हमारे अधिकार हैं, हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। हम जनता के सेवक हैं। हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब मानकर काम करते हैं। उसका परिणाम हमको मिलेगा कि जनता हमको निरंतर आशीर्वाद दे रही है। अभी अजय भट्ट जी की, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, 4 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, पूरे देश में निकली। कितना अधिक उत्साह आपने स्वयं देखा होगा, कवर किया होगा। हमारी अपेक्षा से अधिक उत्साह है। लेकिन एक नाराजगी जो है जनता के बीच में ये भी है, बढ़ती महंगाई को लेकर के लगातार विपक्ष भी हमला कर रहा है सरकार के। पेट्रोल की बात करें, गैस की बात करें, अभी हाल ही में गैस के भी दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। उसको लेकर के कुछ जो रणनीति, उसको भी कहा जा सकता है कि उसको कोई तैयार की जाए ताकि लोगों को जो है राहत मिले। क्या आपको लगता है? देखिए, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल को छोड़कर बाकी कोई महंगाई हमारे उसमें नियंत्रण में रही है।
और पेट्रोल डीजल की महंगाई क्यों बढ़ी इसको भी समझना पड़ेगा। 2010 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार ने, जो आज रोना रो रहे हैं महंगाई का, उन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए जो रेट उस समय बढ़ने चाहिए थे उसको रोक करके तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए, जो लाखों करोड़ के हैं, जिनका ब्याज तक हमको देना पड़ रहा है। 40,000 करोड़ का हमने ईरान का ऑयल बिल का पेमेंट निपटाया है हमारी सरकार ने, और उसको भी धीरे धीरे निपटाएंगे, 26 तक जाकर के वो खत्म होगा। लेकिन किसी चतुराई से उन्होंने रखने के लिए उनका पाप, वो एक किया हुआ पाप, ये हम उसका चुका रहे हैं और देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा। इसके कारण से थोड़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल पा रही। दूसरा कारण और है कि केंद्र की सरकार से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर प्रदेश की सरकारों के टैक्स हैं, तो जो हल्ला मचा रहे हैं टैक्स उसके लिए, वो कम से कम उनकी प्रदेश में सरकारें हैं, वहां पर तो कुछ दाम कम करा करके उनके टैक्स। हमारी सरकार हमारे यहाँ बाकी जगह से ठीक है, हमारे यहाँ बाकी जगह से महंगा नहीं है तेल, लेकिन जिन राज्यों में, वो राजस्थान में घटाएं, वो महाराष्ट्र में घटाएं। बॉर्डर सीमा पे बात करें तो वहां पर 100 के पार पहुंच चुका है। बॉर्डर की सीमा पर पहले भी यहाँ पर जो रेट रहा उससे थोड़ा ज्यादा रहा, क्योंकि इसमें सारा कार्टेज भी जुड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है जहां जहां हर जगह है। लेकिन मैं तो उनको कह रहा हूं, जो जनता को इस पे ये नहीं बताते कि हमारे कारण ये पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ी, हमने ऑयल बॉन्ड लाखों करोड़ के कंपनियों को दिए, जिसको भुगतान करना पड़ रहा है इस सरकार को, और ये ना बता करके और हल्ला कर रहे हैं। वो अपनी सरकारों में तो कर 2, 4, 5 रुपए लीटर एक्साइज कम कराएं, वो महाराष्ट्र में कम कराएं, पंजाब में कम कराएं, राजस्थान में कम कराएं। जनता उस बात को समझ रही है, इसलिए जनता इस महंगाई को, इसके पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ने को भी लेकर के, क्योंकि देश की आज सीमाएं सुरक्षित हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, आज इतना ही नहीं, हजारों करोड़ का पहली बार देश डिफेंस इम्यूनिशन एक्सपोर्ट कर रहा है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो मोदी जी ने नीति बनाई, एमएसएमई में जो प्रोजेक्ट आए हैं, आज हम डिफेंस के उत्पादन कर रहे हैं। आज हम आयातक देश नहीं है, निर्यातक देश हो गए हैं। तो देश जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें थोड़ा बहुत कष्ट कहीं पर आ रहा है, तो देश की जनता खुशी के साथ उसको सहन कर रही है, क्योंकि आगे भविष्य सुंदर दिखाई देता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि उद्योग जगत को खासतौर से प्रदेश में बढ़ाने के लिए क्या सरकार की योजना है इस समय? सरकार की एमएसएमई को इतने बिल्कुल ठप पड़ा है व्यापार, अगर हम देखना चाहें, देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना पेंडिंग के लिए हुआ है, और हमारी सरकार ने लगातार पहली पेंडिंग में 30 लाख करोड़ रुपए तक की राहत सब वर्गों को मिलाकर दी है। 3 लाख करोड़ तो एमएसएमई को दिया है, छोटे छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की ओर, उनको वो मिले, उनको मॉरिटोरियम दिया है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर भी सब प्रकार से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 पैकेज, परिवहन के लिए, पर्यटन के लिए और अन्य चीजों के लिए, अभी एक 200 करोड़ का पैकेज, एक 119 करोड़ का पैकेज, लगातार पैकेज दिए जा रहे हैं। क्योंकि पैंडेमिक के कारण दिक्कतें आई हैं, पर हम सब मिलकर उन दिक्कतों से उभरेंगे, क्योंकि हमारी नीयत नेक है, हम ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, और जनता हमारे साथ है, हमको सहयोग कर रही है। इसलिए सब प्रकार की बाधाओं को हम पार करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो महंगाई से लेकर आगे 2022 तक के जो रणनीति है, जो तैयारी है भाजपा की, वो बिल्कुल सॉलिड है, और उसके आगे जो जनता का जवाब है वो जनता देगी। जनता जनार्दन है और वो सब जानती है कौन धरातल पे किस तरीके से काम कर रहा है। देहरादून से राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहें? हाँ, बिटिया को ब्याह के तुम तो गंगा